India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 1996 लाजपत नगर बम विस्फोट मामले पर 27 साल बाद आया अंतिम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 2 आरोपियों की दोष सिद्धि को रखा बरकरार। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की हिरासत 31 जुलाई तक के लिए बढ़ाई। राहत के लिए सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में डाली याचिका। मानहानि मामले में राजस्थान सीएम अशोक गहलोत को राउज एवेन्यू कोर्ट से सम्मान। केंद्रीय मंत्री शेखावत की याचिका पर कोर्ट ने किया तलब। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, रेप केस से बचने के लिए पीड़िता से शादी करना चिंताजनक। एफआईआर रद्द होने के बाद पीड़िता को छोड़ देते हैं आरोपी। India Legal presents Courts Roundup. उन्नीस सौ 96 लाजपत नगर बम विस्फोट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 दोषियों को बिना किसी छूट के आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 2 आरोपियों को दोष सिद्धि बरकरार रखा गया है और ऐसे में 1996 में दिल्ली के लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में एक बम विस्फोट हुआ, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई और 38 अन्य घायल हो गए। इसके अलावा संपत्ति को भी काफी नुकसान हुआ। अब 27 साल बाद फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 के लाजपत नगर बम विस्फोट मामले में 2 आरोपियों की दोष सिद्धि को बरकरार रखा है। कोर्ट ने दोषियों को बिना छूट के आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा बरी किए गए पहले मौत की सजा पाने वाले 2 अन्य दोषियों की सजा भी बहाल कर दी गई और उन्हें उनके बाकी जिंदगी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की पीठ मोहम्मद नौशाद और जावेद अहमद खान की दोष सिद्धि और सजा के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई कर रही थी। साथ ही नौशाद की मौत की सजा को कम करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य की विशेष अनुमति याचिकाओं पर भी सुनवाई कर रही थी। दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने नौशाद को मौत की सजा सुनाई थी, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया था और मौत की सजा पाए 2 दोषियों मिर्जा निसार हुसैन और मोहम्मद अली भट्ट को बरी कर दिया था। अपीलों का यह समूह 1 दशक से अधिक समय से शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है। आतंकी हमले के 27 साल बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने 4 दोषियों की किस्मत का फैसला कर दिया है, जबकि खंडपीठ ने नौशाद और खान द्वारा उनकी दोष सिद्धि को पलटने के लिए दायर अपील को खारिज कर दिया और राज्य की याचिका को स्वीकार कर लिया। लेकिन निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा को बहाल करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा, भले ही यह दुर्लभतम मामला है, फिर भी कई कारकों पर विचार करते हुए हम प्राकृतिक जीवन तक बिना किसी छूट के कारावास की सजा देते हैं। मिर्जा निसार हुसैन और मोहम्मद अली भट्ट को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। 1996 में दिल्ली के लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में एक बम विस्फोट हुआ, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई और 38 अन्य घायल हो गए। इसके अलावा संपत्ति को भी काफी नुकसान हुआ। जम्मू और कश्मीर इस्लामिक फ्रंट,
JKIF जैसे गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा 35 के तहत एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया था। JKIF ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। आरोप पत्र के अनुसार JKIF प्रमुख बिलाल अहमद बेग के नेतृत्व में और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI को शामिल करते हुए साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। दिल्ली पुलिस ने न केवल 6 संदिग्ध कश्मीरी आतंकवादियों और एक महिला सहित 2 अन्य पर मामला दर्ज किया, बल्कि बम विस्फोट में माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेनन को भी आरोपी बनाया। अप्रैल 2010 में दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने 6 दोषी सदस्यों में से 3 मोहम्मद नौशाद, मोहम्मद अली भट्ट उर्फ कीली और मिर्जा नासिर हुसैन उर्फ नाजा को मौत की सजा सुनाई। इसके अलावा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश SP गर्ग ने एक अन्य दोषी जावेद अहमद खान उर्फ छोटा जावेद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि हल्के आरोपों में दोषी ठहराए गए फारूक अहमद खान और फरीदा डार को रिहा कर दिया गया। वो ट्रायल के दौरान ही सजा काट चुके थे। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री शराब घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया ने अपनी जमानत के लिए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इससे पहले वे सत्र अदालत और हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर कर चुके हैं, जहां उन्हें निराशा हाथ लगी थी। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें दिल्ली शराब घोटाले मामले में CBI और ED दोनों मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया। सिसोदिया इससे पहले सत्र कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर चुके हैं, लेकिन अभी तक राहत नहीं मिली। दरअसल न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुनाया था। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि वो इस स्टेज पर जमानत के योग्य नहीं है। हाई कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में प्रभावशाली पद पर रहे हैं। जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को मनीष सिसोदिया की पेशी हुई, जहां कोर्ट ने मनीष की हिरासत को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। इस दौरान कोर्ट ने सिसोदिया को बड़ी राहत दी। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मनीष सिसोदिया को पेश करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर की थी। सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील ने कहा कि उन्हें प्रभावी सुनवाई के लिए शारीरिक रूप से पेश होने का अधिकार है। पेशी के अधिकार में कटौती नहीं होनी चाहिए, जिसके बाद न्यायाधीश ने कहा कि मनीष सिसोदिया को अदालत के समक्ष शारीरिक रूप से पेश होना होगा। मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। तबीयत का हवाला देते हुए सिसोदिया ने जमानत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया। इसके बाद उन्हें पत्नी से मिलने की इजाजत दी गई थी। उनकी पत्नी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। कुछ दिन पहले ही तबीयत खराब होने के बाद सीमा सिसोदिया को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पिछले कुछ हफ्ते में सीमा सिसोदिया को तीसरी बार अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मनीष सिसोदिया इस समय दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े मामले में जेल में हैं। आम आदमी पार्टी नेता सिसोदिया की फरवरी में गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनसे मुलाकात कर हर संभव सहायता देने का वादा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप केस पर टिप्पणी की है। एक चिंताजनक पैटर्न सामने आ रहा है, जहां पर क्रिमिनल चार्जेस से बचने के लिए आरोपी रेप पीड़िता से शादी करते हैं और FIR रद्द होने या जमानत मिलने के बाद उसे छोड़ देते हैं। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पर आरोपी धोखे से शादी कर लेता है, खासकर जब पीड़िता असॉल्ट की वजह से प्रेग्नेंट हो जाती है और जैसे ही FIR
रद्द होती है या जमानत मिल जाती है तो उसे छोड़ देता है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने आईपीसी की और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के तहत 2021 में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने से इनकार करते हुए ये टिप्पणी की। केस के मुताबिक 17 साल की पीड़िता की 20 साल के आरोपी से मुलाकात तब हुई थी जब वो ट्यूशन में पढ़ रही थी। लेकिन आपको बता दें कि लड़की ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे नशीला पदार्थ दिया और एक गेस्ट हाउस में उसकी सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद आरोपी ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आरोपी ने लड़की को उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की धमकी भी दी और कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता का कहना था कि वो शादी के बाद भी वो दुर्व्यवहार करता था। पीड़िता ने तंग आकर एफआईआर दर्ज कराई और इसके बाद गर्भ का खत्म करवा दिया। बता दें आपको कि जस्टिस शर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, सबूतों को देखा और कहा कि यौन उत्पीड़न साल 2021 में हुआ था। पीड़िता प्रेग्नेंट हो गई थी। अदालत ने कहा कि मुद्दा ये है कि क्या एक मुस्लिम लड़की 15 साल की उम्र के बाद प्यूबर्टी आने बाद एज ऑफ मेजोरिटी प्राप्त कर लेती है। इस तरह के मामले पॉक्सो के तहत चलेंगे या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में विचार और निर्णय के लिए लंबित है। अदालत ने आगे कहा कि भले ही यौन संबंध नाबालिग की सहमति से बनाया गया हो, जिससे वो पूरी तरह से इनकार कर चुकी है, फिर भी एफआईआर को रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता, क्योंकि यौन संबंध के लिए नाबालिग की सहमति का इस उद्देश्य के लिए कोई महत्व नहीं है। कोर्ट ने मानहानि मामले में राजस्थान सीएम अशोक गहलोत को तलब किया। कोर्ट ने 7 अगस्त उन्हें अदालत में रहने के आदेश जारी किए। मानहानि का ये मामला केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दायर किया गया था। फरवरी 2023 में सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर गजेंद्र सिंह शेखावत को संजीवनी घोटाले का आरोपी बताया था। उन्होंने कहा था कि एसओजी की जांच में संजीवनी घोटाले के अन्य आरोपी जो अन्य गिरफ्तार आरोपियों के समान ही गजेंद्र सिंह शेखावत का जुर्म प्रमाणित हुआ है। शेखावत ने संजीवनी घोटाले में गहलोत की कथित संलिप्तता के संबंध में कथित तौर पर एक बयान देने के बाद उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया। शेखावत ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि फरवरी 2023 में संजीवनी में अपना निवेश खोने वाले कुछ लोगों से मुलाकात के बाद गहलोत ने मानहानिकारक आरोप लगाए हैं और इन पीड़ित लोगों का आरोप था कि शेखावत इस घोटाले में शामिल है। इसके बाद शेखावत ने दिल्ली कोर्ट में उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाकर सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दायर किया था। गुरुवार को दिल्ली के राउस रेवेन्यू कोर्ट ने मामले को लेकर सुनवाई की। इसके बाद कोर्ट ने सीएम अशोक गहलोत को समन जारी किया। बता दें आपको कि उन्हें 7 अगस्त को कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया गया है। प्रदेश में करीब 1,46,993 निवेशकों ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 953 करोड़ रुपए निवेश किए थे, जिनका कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दुरुपयोग कर लिया। इस घोटाले के मुख्य आरोपी विक्रम सिंह इंद्रोई सहित कई आरोपियों को एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है। प्रदेश में संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने 211 शाखाएं खोल रखी थी, जबकि गुजरात में इसकी करीब 26 शाखाएं अलग अलग जगहों पर खोली गई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने के लिए एक पुनरीक्षण आवेदन खारिज कर दिया। बता दें आपको कि जिन पर अनुसूचित जाति समुदाय की एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए आईपीसी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बना गया है। साथ ही साथ SC/ST अधिनियम और ब्लाउज फाड़ने और शिकायतकर्ता की पत्नी की साड़ी खींचने का भी आरोप है। जस्टिस शंपा दत्त पॉल के एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा है कि इस मामले में कथित घटना शिकायतकर्ता के आंगन में सार्वजनिक दृश्य में कोई और घटना के गवाह है। इस प्रकार सामग्री से प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री होने के कारण मामले को सुनवाई की ओर आगे बढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। शिकायतकर्ता द्वारा यह भी दावा किया गया कि घटना की तारीख पर याचिकाकर्ताओं आरोपी
व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता की संपत्ति में जबरन प्रवेश किया और मौखिक और शारीरिक रूप से उसके साथ दुर्व्यवहार किया, जो उसकी विनम्रता को ठेस पहुंचाने के समान था। आगे ये भी कहा गया कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के घरेलू सामान को नुकसान पहुंचाया और चोरी की, जबकि शिकायतकर्ता को अनुसूचित जाति समुदाय से होने के कारण गालियां दी और उसके घर को ध्वस्त करने के लिए उसके परिसर में बुलडोजर लाकर उसे उसकी संपत्ति से बेदखल करने की धमकी दी। सरकारी वकील ने कहा कि वर्तमान मामले में अपराधों की गंभीरता के कारण आगे की जांच की आवश्यकता है और मुकदमे को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जानी चाहिए। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बेंच ने पाया कि मौजूदा मामले की सुनवाई के लिए रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री संतोषजनक है और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सत्र न्यायाधीश से कहा है कि भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां की याचिका पर 1 महीने के भीतर सुनवाई करे और उसका निपटारा करे। शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि ये संभव नहीं तो सत्र न्यायाधीश इसमें संशोधन के लिए स्टे का कोई भी आदेश पारित कर सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हसीन जहां के मामले में पिछले 4 साल से सुनवाई नहीं हुई। अदालत ने कहा है कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलीपुर ने 29 अगस्त 2019 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इस आदेश को शमी ने सत्र न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी, जिसने 9 सितंबर 2019 को गिरफ्तारी वारंट और सुनवाई पर रोक लगा रखी थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि सुनवाई नहीं हुई है और मुकदमे पर रोक पिछले 4 वर्षों से जारी है। अदालत ने संबंधित सत्र न्यायाधीश को 1 महीने की अवधि के भीतर आपराधिक पुनरीक्षण लेने और निपटाने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि ये संभव नहीं है तो सत्र न्यायाधीश स्थगन आदेश में संशोधन के लिए आदेश पारित कर सकती है। हसीन जहां ने कोलकाता उच्च न्यायालय के 28 मार्च 2023 के आदेश को चुनौती दी थी। बता दें आपको कि जिसमें सत्र न्यायालय के आदेश को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने हसीन जहान का पिटीशन में फेवरेबल में ऑर्डर दिया। 2019 में उन्होंने सेक्शन 498A 354 के खिलाफ में मोहम्मद शामी और फैमिली मेंबर्स के खिलाफ में केस फाइल किया था। ये केस का मेरिट के आधार पे चार्जशीट भी फाइल किया था। ये चार्जशीट लेने के टाइम मजिस्ट्रेट ने वारंट इश्यू किया था शामी के खिलाफ। इसके ये वारंट स्टे करने के लिए शामी सेशंस कोर्ट में गया, ये स्टे किया था। इवन आफ्टर लॉन्ग टाइम वो उसके ये स्टे के खिलाफ में हसीन जहां ने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल किया एंड ये स्टे हटने के लिए बोला है। ये कोर्ट ने अलाउ नहीं किया, लास्ट 4 साल से रुका पड़ा है। इसके खिलाफ में हसीन जहां सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल किया स्टेटिंग दैट ए स्टे मस्ट कॉस्ट और वेकेटेड। सुप्रीम कोर्ट ने हमारा एप्लीकेशन अलाउ किया है। सेशंस कोर्ट को 1 महीने के अंदर ये डिसाइड करने के बोला। अभी मोहम्मद शामी ट्रायल फेस करना पड़ेंगे। 4 साल से ये मैटर रुका पड़ा है। अभी मोहम्मद शामी हैव टू गो टू लोअर कोर्ट एंड उन्होंने ट्रायल फेस करना है। ये केस हसीन जहान के फेवर में आ गया। ये डिटेल्ड ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है हसीन जहान का प्ली भी लेने के बाद उसमें डिसाइड कर लीजिए। अक्सर लोग सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में मुआवजा कैसे और किन हालातों में मांगा जाए, उसकी जानकारी उन्हें नहीं रहती है। आज इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर आपको सड़क दुर्घटना में मुआवजे के बारे में जानकारी देंगे। आप भी सुनिए। मान लीजिए आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक्सीडेंट 2 तरीके से हो सकता है। पहला, या तो आपकी गाड़ी किसी और गाड़ी से टकराए या फिर कोई ऑब्जेक्ट जैसे ट्रैफिक लाइट या फिर डिवाइडर से टकरा जाए। चलिए आपको बताते हैं इन दोनों ही सिचुएशन में आपको इंश्योरेंस कंपनी से कॉम्पेंसेशन कैसे मिलेगा। पहली सिचुएशन, यानी आपकी गाड़ी किसी और गाड़ी से टकरा जाए। इसमें आप सबसे पहले FIR दर्ज कराइए। इसके साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस, विटनेसेस की डिटेल जैसी इन्फॉर्मेशन दीजिए। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करिए और RC, DL जैसे नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट करिए। आखिर में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के अंदर केस फाइल कर दीजिए। दूसरी सिचुएशन,
अगर किसी दुर्घटना की वजह से आपके इंश्योर्ड कार को कोई नुकसान होता है तो आप ओन डैमेज क्लेम फाइल कर सकते हैं। इसमें आपको सीधा इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा बिना किसी FIR फाइल कराइए। इन दोनों ही सिचुएशन में आपका मेडिकल एक्सपेंस या फिर एक्सीडेंट की वजह से कोई भी रिपेयर की कॉस्ट है वो आपका इंश्योरर पे करता है। हालांकि आपको डैमेज या फिर लॉस का एक प्रमाण यानी कि प्रूफ देना पड़ेगा। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.